सैलरी बढ़ी फिर भी इनकम क्यों घटी? ये सवाल आज देश का हर मजदूर पूछ रहा है। ये सवाल हर नौकरी पेशा इंसान पूछ रहा है और इसी सवाल में छुपी है देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत और देश के आम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। पैंडेमिक के बाद की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की मार झेल रहा आम इंडियन अपनी कमाई के अधूरे रिकवरी को लेकर चिंतित है और यह सच भी है, क्योंकि कोविड के बाद बात चाहे लेबर मार्केट की हो या फिर व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट की, इन्फ्लेशन शॉक से कोई भी इंडियन पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है। क्या ये वेज पुअर रिकवरी एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन का संकट नहीं है? और क्या यह हाउस होल्ड कंजम्पशन का संकट ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? यह कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है जहां देश की जीडीपी बढ़ती दिख रही है और साथ ही बढ़ता दिख रहा है देश के आम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है वो समाधान जो एक आम इंसान की इनकम को उसके परचेज पावर से लिंक कर सके? जीडीपी ग्रोथ का मतलब देश के आम आदमी की ग्रोथ बना सके। यह सवाल इंडिया जैसे देश में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी में दुनिया के टॉप देशों में दूसरे नंबर पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। दो लोग, दो अलग दुनिया, लेकिन एक जैसी परेशानी। सुबह के 6:30 बजे हैं। दिल्ली के एक लेबर चौक पर राजेश खड़ा है। हाथ में टिफिन है, कंधे पर औजारों का बैग और आंखें सड़क से आने वाली हर गाड़ी को देख रही हैं। कोई ठेकेदार आएगा, 5-10 मजदूर चुनेगा, शायद राजेश का नंबर लगे, शायद नहीं। 5 साल पहले राजेश को दिन के 550 रुपए मिलते थे, आज 700 मिल जाते हैं। कागज पर उसकी मजदूरी 27% बढ़ गई है, लेकिन 5 साल पहले उसे महीने में 25 दिन काम मिल जाता था। अब कभी 17 दिन, कभी 20 दिन। पहले महीने के 13,750 रुपए आते थे, आज 14,000 रुपए आ रहे हैं। डेली वेज बढ़ी है, लेकिन मंथली इनकम लगभग वही खड़ी है। उसी सुबह गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट में आकाश अपना लैपटॉप खोल रहा है। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मिड लेवल मैनेजर है। 2019 में उसकी सैलरी 75,000 रुपए थी, आज 1 लाख है। उसकी इनकम 33% बढ़ चुकी है, लेकिन इसी दौरान मकान का किराया 22,000 से 34,000 हो गया। बच्चे की स्कूल फीस 8,000 से 14,000। ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और मेडिकल का खर्च भी बढ़ा। होम लोन की ईएमआई इंटरेस्ट रेट रीसेट के बाद 6,000 ज्यादा हो गई। सैलरी 25,000 बढ़ी, लेकिन महीने के जरूरी खर्च 32,000 रुपए बढ़ गए। राजेश को लगता है मजदूरी नहीं बढ़ रही। आकाश को लगता है सैलरी बढ़ने के बावजूद वो पीछे जा रहा है। ये दोनों अलग व्यक्ति हैं, उनकी ऑक्यूपेशन अलग है, कपड़े अलग हैं, एड्रेस अलग है, मगर उनकी इकोनॉमिक स्टोरी एक जैसी है। काम वापस आ गया, लेकिन कमाई की ताकत वापस नहीं आई। यही आज की मेरी कहानी है और इस कहानी में देश की अर्थव्यवस्था और अपनी जेब का बिगड़ता संतुलन का गणित हर एक इंडियन की रियलिटी है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पैंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द था रिकवरी। इकोनॉमिक रिकवरी हो गई, लेकिन क्या वर्कर भी रिकवर हुआ? जीडीपी वापस आ गई, कंपनियों की सेल वापस आ गई, स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड बना लिए, एयरपोर्ट्स, होटल्स और मॉल्स फिर भर गए। लेकिन एक इकोनॉमी के रिकवर होने और उसके नागरिक की इनकम रिकवर होने में बहुत बड़ा फर्क है। जीडीपी यह बताता है कि देश ने कुल कितना उत्पादन किया। एम्प्लॉयमेंट डेटा यह बताता है कि किन लोगों ने किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अकेले यह नहीं बताता कि व्यक्ति की परचेजिंग पावर कितनी है, काम कितना नियमित है और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैंडेमिक से पहले जैसी हुई या नहीं। आईएलओ की 2026 की ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट का निष्कर्ष है कि रियल वेजेस और लेबर इनकम ग्रोथ अभी भी हाल के इन्फ्लेशन शॉक से पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। आईएलओ की 2024 असेसमेंट ने भी कहा था कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अपेक्षा से रेजिलिएंट रहे, लेकिन रिकवरी अनइवन थी और इन्फ्लेशन ने लिविंग स्टैंडर्ड्स को
बहुत चोट पहुंचाई। भारत में भी तस्वीर पैराडॉक्सिकल है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और हेडलाइन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स में सुधार हुआ, लेकिन आईएलओ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ने चेतावनी दी कि इस सुधार का एक हिस्सा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर की ओर वापसी से जुड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार रेगुलर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इन्फ्लेशन एडजस्टेड एवरेज अर्निंग्स लंबे समय में या तो स्थिर रही या घटी। मतलब ये कि किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयड गिना जा सकता है जबकि उसे पूरे महीने काम ही ना मिले, वो अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे का काम कर रहा हो, उसकी नॉमिनल सैलरी बढ़ी हो लेकिन रियल इनकम घटी हो, या वो मजबूरी में सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया हो। इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों के पास काम है, असल सवाल है उस काम से कितनी स्थिर और वास्तविक इनकम पैदा हो रही है। सैलरी और इनकम एक ही चीज नहीं है। इकोनॉमिक डिस्कशन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सैलरी और इनकम को एक जैसा मान लेते हैं। सैलरी वो रकम है जो आपके अकाउंट में आती है, रियल इनकम वो क्वांटिटी है जो आप उस रकम से खरीद सकते हैं। मान लीजिए 2019 में किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 से बढ़कर आज 62,000 हो गई है। नॉमिनल सैलरी 24% बढ़ गई, लेकिन यदि इसी अवधि में हाउस होल्ड की जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगभग 26% बढ़ गई तो व्यक्ति सैलरी बढ़ने के बावजूद थोड़ी कम चीजें खरीद सकता है। भारत में 2020-21 से 23-24 तक औसत सीपीआई इन्फ्लेशन क्रमशः लगभग 6.2%, 5.5%, 6.7% और 5.4% रही। इन्हें कंपाउंड करने पर इसी अवधि में सामान्य प्राइस लेवल करीब 26% बढ़ते हैं। यानी जिस औसत बास्केट की कीमत पहले 100 थी और वो अब 126 की हो गई, और सीपीआई इन्फ्लेशन केवल एवरेज है। राजेश और आकाश की पर्सनल इन्फ्लेशन एक जैसी नहीं होगी। कम इनकम वाला परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भोजन, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, इसलिए फूड या फ्यूल इन्फ्लेशन उसे डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रभावित करते हैं। अर्बन सैलरीड फैमिली पर रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और लोन ईएमआई का दबाव ज्यादा हो सकता है। यानी ऑफिशियल इन्फ्लेशन 5% हो सकती है, लेकिन किसी परिवार की वास्तविक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन 8%, 10% या उससे भी अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए जब एम्प्लॉय कहता है मेरी सैलरी तो बढ़ी है लेकिन पता नहीं पैसा कहां चला जाता है, तो वो केवल पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कई मामलों में ये एक रियल इकोनॉमिक फिनोमेना है। पैंडेमिक ने केवल 2 साल की इनकम नहीं छीनी, उसने करियर का रास्ता बदल दिया। पैंडेमिक को हम अक्सर मार्च 2020 से 2021 या 22 तक की घटना मानते हैं, लेकिन इनकम पर उसका असर कैलेंडर के साथ समाप्त नहीं हुआ। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 2019 में 50,000 थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे हर साल 8% इंक्रीमेंट मिलता, तो 2024 तक उसकी सैलरी लगभग 73,000 होती। लेकिन पैंडेमिक में 2020 में इंक्रीमेंट रुक गया, 2021 में सैलरी कट हुई, 2022 में केवल आंशिक इंक्रीमेंट मिला, 2023 में नौकरी बदली लेकिन एक्सपेक्टेड हाइक नहीं मिला, और 2024 में सैलरी 62,000 तक पहुंची। वो व्यक्ति 2019 के मुकाबले ज्यादा कमा रहा है, लेकिन वो उस इनकम ट्रैजेक्टरी से करीब 11,000 रुपए प्रति माह पीछे है जिस पर पैंडेमिक के बिना वो पहुंच सकता था। इसे इकोनॉमिक्स में स्कैरिंग इफेक्ट कहा जाता है। यह केवल एक साल की कम इनकम नहीं है, इसके प्रभाव आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग होते हैं। कम बेस सैलरी का मतलब है अगला इंक्रीमेंट भी उसी कम बेस पर, पीएफ कंट्रीब्यूशन कम, बोनस कम, ग्रेचुटी कम, रिटायरमेंट कॉर्पस कम, होम लोन एलिजिबिलिटी कम और करियर मोबिलिटी कमजोर। एक मिस्ड प्रमोशन केवल डेजिग्नेशन का नुकसान नहीं है, वो आने वाले 15 वर्षों की अर्निंग्स पर असर डाल सकती है। लेबर वर्कर के लिए स्कैरिंग अलग रूप में दिखती है। उसने पैंडेमिक में अपनी सेविंग्स खत्म की, घर की ज्वेलरी गिरवी रखी, गांव लौट गया, बच्चों की पढ़ाई छुड़ाई, कर्ज लिया। काम वापस आने के बाद उसकी पहली इनकम कंजम्पशन बढ़ाने में नहीं गई, अब वो पुराने कर्ज, अनपेड रेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस चुकाने में गई। इसलिए
एम्प्लॉयमेंट रिकवर होने के बाद भी हाउस होल्ड बैलेंस शीट रिकवर नहीं हुई। लेबर इनकम को देखें तो डेली वेज बढ़ी, लेकिन वर्क डेज और बार्गेनिंग पावर घटे। एक कैजुअल लेबरर की इनकम को केवल डेली वेज देखकर नहीं समझा जा सकता। उसकी मंथली इनकम का फॉर्मूला है डेली वेज इनटू कितने दिन काम मिला। यदि मजदूरी 500 से बढ़कर 650 हो गई, लेकिन काम के दिन 26 से घटकर 19 रह गए, तो मंथली इनकम 13,000 से घटकर 12,350 रुपए हो जाएगी। यही इररेगुलर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। जब आरबीआई के अनुसार एग्रीकल्चरल लेबर वेजेज की नॉमिनल ग्रोथ औसतन लगभग 5.8% रहती है और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर वेजेज की लगभग 4.9% रहती है, लेकिन उसी वर्ष में सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 6.7% हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि कई लेबर कैटेगरीज में नॉमिनल वेजेज बढ़ने के बावजूद रियल परचेज पावर कमजोर हो जाती है। लेकिन लेबर इनकम क्यों नहीं बढ़ती? पहला कारण है एक्सेस लेबर सप्लाई। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर को 20 वर्कर चाहिए, लेकिन गेट पर 60 लोग खड़े हैं। ऐसी स्थिति में वर्कर वेज नेगोशिएट नहीं करता, वो केवल अपने चुने जाने की कोशिश करता है। दूसरा कारण कॉन्ट्रैक्टिंग लेयर्स। प्रिंसिपल कंपनी एक रेट देती है, मेन कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन रखता है, सब कॉन्ट्रैक्टर अपना अलग मार्जिन रखता है, लेबर सप्लायर अपना कमीशन रखता है। वैल्यू चेन के सबसे नीचे काम करने वाले व्यक्ति को सबसे कम हिस्सा मिलता है। तीसरा कारण मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट। कानून में घोषित वेज और वर्कर को वास्तव में मिलने वाली वेज के बीच अंतर हो सकता है। खासकर छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स, डोमेस्टिक वर्क, कंस्ट्रक्शन और इनफॉर्मल सर्विसेज में वर्कर शिकायत करने से डरता है, क्योंकि अगली सुबह उसे काम ही नहीं मिलेगा। चौथा कारण कलेक्टिव बार्गेनिंग की कमजोरी। एक अकेला मजदूर कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लड़ सकता, लेकिन संगठित वर्कर्स वेज और वर्किंग कंडीशंस पर बातचीत कर सकते हैं। भारत की वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल और फ्रैगमेंटेड है, इसलिए वेज बार्गेनिंग इंडिविजुअल लेवल पर होती है, जहां एम्प्लॉयर की शक्ति अधिक होती है। पांचवा कारण काम के साथ जुड़े खर्च। डेली वेज 700 रुपए हैं, लेकिन आने जाने में 80 रुपए, भोजन में 70, टूल्स या मोबाइल रिचार्ज में खर्च और बिना काम वाले दिनों में कोई पेमेंट नहीं। इसलिए ग्रॉस वेज और डिस्पोजेबल इनकम में बहुत बड़ा गैप होता है। व्हाइट कॉलर इनकम की बात करें तो वैसे तो व्हाइट कॉलर की कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में एक अलग कैटेगरी नहीं है। व्हाइट कॉलर वर्कर का मतलब आमतौर पर माना जाता है टाई, लैपटॉप, लेकिन इसकी भी इनकम सिक्योरिटी कहां है? इसका अप्रोक्सीमेट मेजर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, अर्बन प्रोफेशनल जॉब्स और कॉर्पोरेट पेरोल से किया जाता है। यहां भी एक इल्यूजन है। हम मानते हैं कि फॉर्मल एम्प्लॉय के पास मंथली सैलरी है, पीएफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेड लीव है, इसलिए वो इकोनॉमिकली सिक्योर होगा। लेकिन पैंडेमिक और इन्फ्लेशन ने सैलरीड क्लास को एक अलग तरीके से चोट पहुंचाई। पहला झटका इंक्रीमेंट फ्रीज। कई एम्प्लॉयज की नौकरी बची, लेकिन इंक्रीमेंट, प्रमोशन और वेरिएबल पे रोक दिए गए। एम्प्लॉयमेंट बचना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब इनकम ट्राजेक्टरी का बचना नहीं था। दूसरा झटका रिप्लेसमेंट हायरिंग। एक एम्प्लॉय 80,000 रुपए पर काम कर रहा था, उसकी नौकरी चली गई। कुछ महीने बाद उसी रोल पर कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति को 60,000 रुपए में हायर कर दिया। एक जॉब वापस आई, लेकिन ऑक्यूपेशन का वेज बेंचमार्क सीधे नीचे चला गया। तीसरा झटका अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक इंजीनियर सेल्स सपोर्ट जॉब कर रहा है, एक एमबीए ग्रेजुएट कस्टमर सर्विस में है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट क्लरिकल या गिग वर्क कर रहा है। ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन और जॉब के बीच मिसमैच है। आईएलओ की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ने एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन
ऑक्यूपेशन मिसमैच को गंभीर चुनौती बताया है। इसका मतलब यह है कि डिग्री में किया गया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी और सैलरी में पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं हो रहा। चौथा झटका, नौकरी बदलने की शक्ति कम होना। व्हाइट कॉलर सैलरी का बड़ा जंप एनुअल इंक्रीमेंट से नहीं, अक्सर जॉब स्विच से आता है। लेकिन जब हायरिंग अनसर्टेन होती है तो एम्प्लॉय रिस्क नहीं लेता। वो कम इंक्रीमेंट स्वीकार करता है क्योंकि उसके पास क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव ऑफर नहीं होता। इससे लेबर मार्केट बार्गेनिंग पावर कंपनी की तरफ चली जाती है। पांचवा झटका, एम्प्लॉय अपने काम का खर्च खुद उठा रहा है। वर्क फ्रॉम होम को शुरुआत में सेविंग बताया गया था, लेकिन एम्प्लॉय ने लैपटॉप अपग्रेड किया, हाई स्पीड इंटरनेट लिया, घर में वर्क स्पेस बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाया, कभी कोवर्किंग स्पेस भी लिया। हाइब्रिड वर्क में उसे ऑफिस कम्यूट भी करना पड़ा और होम ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए रखना पड़ा। कंपनी की कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट एम्प्लॉय की पर्सनल बैलेंस शीट पर शिफ्ट हो गई। ऑफिशियल डेटा में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो भी इनकम क्राइसिस हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ रही है तो लेबर मार्केट मजबूत होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल यह पूछती है कि काम खोजने वाला व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं। वो ये नहीं पूछती कि वो 3 महीने में कितने घंटे काम करता है, उसकी इनकम परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल है या इनफॉर्मल, सोशल सिक्योरिटी है या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन का उपयोग हो रहा है या नहीं। भारत में ऑन एन एवरेज कुल वर्कर्स में रेगुलर वेज या सैलरी पाने वालों का हिस्सा लगभग 20.9% रहता है। रोजगार बढ़ने की बड़ी मात्रा एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल वर्क में दिखाई देती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट जॉब क्वांटिटी और जॉब क्वालिटी को अलग अलग देखने पर जोर देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पहले फैक्ट्री में 25,000 और पीएफ के साथ काम करता था। फैक्ट्री बंद होने के बाद उसने छोटा ठेला लगा लिया और महीने में 18,000 रुपए कमाने लगा। ऑफिशियल डेटा में वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन उसकी इनकम कम है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और बिजनेस रिस्क पूरा उसका है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट का इंप्रूवमेंट हमेशा इकोनॉमिक वेलबींग का इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसे हम वेज पुअर रिकवरी कह सकते हैं। काम है, लेकिन काम से प्रॉस्पेरिटी पैदा नहीं हो रही। जीडीपी का फायदा सैलरी तक क्यों नहीं पहुंचता? यही आज का मूल सवाल है। यदि इकॉनमी ग्रो कर रही है तो वेजेज उसी गति से क्यों नहीं बढ़ती? पहला कारण, ग्रोथ का कंपोजिशन। हर जीडीपी ग्रोथ समान संख्या में जॉब्स पैदा नहीं करती। कैपिटल इंटेंसिव रिफाइनरी, ऑटोमेटेड वेयरहाउस, डिजिटल प्लेटफॉर्म या हाईली मैकेनाइज्ड फैक्ट्री पर बहुत बड़ा आउटपुट पैदा हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम वर्कर्स हायर करती है। दूसरी ओर टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग अधिक लेबर इंटेंसिव हो सकते हैं। यदि ग्रोथ उन्हीं क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेटेड है जहां एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी कम है तो जीडीपी बढ़ सकती है, लेकिन मास वेजेस नहीं। दूसरा कारण, प्रोडक्टिविटी गेन का डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजी से एक एम्प्लॉय पहले से 2 गुना काम कर सकता है, लेकिन उसकी सैलरी 2 गुनी होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्टिविटी गेन 3 जगह जा सकता है: एम्प्लॉय वेज, कंज्यूमर के लिए लोअर प्राइस या कंपनी प्रॉफिट। जहां लेबर बार्गेनिंग कमजोर होती है, प्रोडक्टिविटी का बड़ा हिस्सा प्रॉफिट और कैपिटल रिटर्न में जा सकता है। तीसरा कारण, कंपनीज प्राइसेस जल्दी बदलती है, सैलरी धीरे। रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो कंपनी अगले महीने प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा सकती है, लेकिन एम्प्लॉय सैलरी सामान्यतः साल में एक बार रिवाइज होती है। इन्फ्लेशन अचानक 7% पहुंच जाए तब भी वर्कर को इंक्रीमेंट साइकिल का इंतजार करना पड़ता है। प्राइस एडजस्टमेंट फास्ट है, वेज एडजस्टमेंट स्लो है। इसी डिले में रियल इनकम घटती है। चौथा कारण, इनफॉर्मलाइजेशन।
कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय रखने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर, थर्ड पार्टी पेरोल, गिग वर्कर का उपयोग कर सकती है। कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन वर्कर के लिए इनकम और सोशल प्रोटेक्शन अनसर्टेन हो जाता है। पांचवां कारण, ग्लोबल कंपटीशन। कई व्हाइट कॉलर सर्विसेज में इंडियन वर्कर केवल अपने शहर के वर्कर से कॉम्पीट नहीं कर रहा, वो दूसरे देशों और ऑटोमेशन से भी कॉम्पीट कर रहा है। इससे कुछ हाई स्किल स्पेशलिस्ट की सैलरी तेजी से बढ़ सकती है, जबकि रूटीन व्हाइट कॉलर रोल्स की बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब प्राइसेस कम होना नहीं है, यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। मान लीजिए पिछले वर्ष दूध की कीमत 50 से बढ़कर 55 हुई, इन्फ्लेशन 10% थी। अगले वर्ष दूध 55 से 57 हुआ, इन्फ्लेशन लगभग 3.6% रह गई। सरकार कह सकती है इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई, यह सही भी है, लेकिन कंज्यूमर के लिए दूध फिर से 50 रुपए पर वापस नहीं आया, वो 57 का है। इसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस बढ़ रही है धीमी गति से। पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और अन्य वस्तुओं की कीमतों में जो लेवल इंक्रीज हुआ, उसका बड़ा हिस्सा हाउस होल्ड बजट में अस्थायी रूप से बैठ गया। इसलिए इन्फ्लेशन 6% से 4% आने के बावजूद पिछले 4-5 वर्षों में खोई परचेजिंग पावर अपने आप वापस नहीं आती। वेजेस को पहले एक्यूमुलेटेड प्राइस राइज पकड़नी होगी, उसके बाद ही वास्तविक इंप्रूवमेंट शुरू होगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या इनकम नहीं, फिक्स्ड कमिटमेंट होती है। लेबर वर्कर की वल्नरेबिलिटी इरेगुलर वर्क है, व्हाइट कॉलर वर्कर की वल्नरेबिलिटी फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट्स हैं। सैलरी आने से पहले ही उसका पैसा बटा हुआ है। होम लोन या रेंट, कार ईएमआई, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेरेंट्स की हेल्थ केयर, यूटिलिटी बिल्स, एसआईपी और रिटायरमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। मिडिल क्लास हाउस होल्ड अपनी करंट सैलरी पर जी ही नहीं पाता, वो फ्यूचर इनकम की उम्मीद पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता है। जब इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस एक्सपेक्टेड गति से नहीं आते, तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। 1 लाख सैलरी सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन यदि 75,000 रुपए नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, तो व्यक्ति के पास केवल 25,000 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि जरूरी खर्च 10% बढ़कर 82,500 हो जाएं, तो डिस्क्रिशनरी सरप्लस 25,000 से घटकर 17,500 हो जाता है। यानी खर्च केवल 10% बढ़ा, लेकिन फ्री कैश फ्लो 30% घट गया। इसलिए मिडिल क्लास को इन्फ्लेशन हेडलाइन से कई गुना ज्यादा महसूस हो सकता है। इनकम गैप को परिवार कैसे छुपा रहा है, यह समझना भी जरूरी है। जब वेज इनकम किसी के कॉस्ट ऑफ लाइफ से पीछे रह जाती है, तो परिवार तुरंत कंजम्पशन बंद नहीं करता, वो गैप को 4 तरीकों से भरता है। पहला, सेविंग्स तोड़कर। फिक्स डिपॉजिट, इमरजेंसी फंड या ज्वेलरी उपयोगी होती है। बाहर से लाइफस्टाइल सामान्य दिखती है, अंदर फाइनेंशियल कुशन समाप्त हो रहा होता है। दूसरा, डेट से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाई नाउ पे लेटर और सैलरी एडवांस। आज का कंजम्पशन फ्यूचर इनकम पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तीसरा, मल्टीपल अर्नर्स। अब घर की महिला भी लेबर फोर्स में आ जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति काम करता है, या सैलरीड एम्प्लॉय वीकेंड पर फ्रीलांसिंग करता है। यह एम्पावरमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ही ये हाउस होल्ड डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। चौथा, क्वालिटी कम करके। एक परिवार दूध खरीदना बंद नहीं करता, लेकिन ब्रांड बदल देता है। स्कूल नहीं छोड़ता, लेकिन बच्चों की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कम करता है। हेल्थ केयर नहीं छोड़ सकता, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप टाल देता है। हॉलिडे खत्म कर देता है। इंश्योरेंस कवर अपना कम कर लेता है। इसलिए कंजम्पशन डेटा में स्पेंडिंग चलती हुई दिखती है, मगर जीवन की क्वालिटी क्वाइटली डिटेरियोरेट कर रही होती है। देश में रियल जीडीपी ग्रोथ 8% से अधिक हो सकती है,
लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ 4% की रह सकती है। इस डाइवर्जेंस को इकोनॉमिस्ट ब्रॉड बेस्ड हाउसहोल्ड इनकम और कंजम्पशन वीकनेस के संकेत के रूप में देखते हैं। क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ना और वेजेस कमजोर रहना कॉन्ट्रडिक्शन है? जरूरी नहीं। किसी कंपनी का प्रॉफिट कई कारणों से बढ़ सकता है। कमोडिटी कॉस्ट कम होने से, ऑटोमेशन से, एम्प्लॉय हेडकाउंट घटाने से, प्राइसेस बढ़ाने से, मार्केट कंसोलिडेशन से, फाइनेंशियल इनकम से या लो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के उपयोग से। इनमें से किसी भी स्थिति में एवरेज वर्कर की सैलरी बढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी वेज रिस्ट्रेंट ही प्रॉफिट इंप्रूवमेंट का कारण बनती है। यहां सवाल प्रॉफिट के खिलाफ होने का नहीं है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के लिए जरूरी भी है, लेकिन यदि प्रोडक्टिविटी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी लंबे समय तक बढ़ती रहे और मीडियन वर्कर की रियल इनकम स्थिर रहे, तो इकोनॉमी में डिमांड इंबैलेंस पैदा होता है। हाई इनकम हाउसहोल्ड एडिशनल इनकम का बड़ा हिस्सा सेव या इंटरेस्ट कर सकता है। लो और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड एडिशनल इनकम का बड़ा हिस्सा तुरंत गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करता है। इसलिए ब्रॉड वेज ग्रोथ केवल सोशल जस्टिस नहीं है, यह बिजनेस के लिए भी डिमांड क्रिएशन है। एक बिजनेस के एम्प्लॉय की सैलरी किसी दूसरे बिजनेस की सेल्स है। आज हम 5 उन सोशल मीडिया के इकोनॉमिक विजडम की बात भी करेंगे और उनकी असलियत भी समझेंगे, जो आप लोग अक्सर ही सुनते हैं, कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तो कभी ड्राइंग रूम डिस्कशन में। ज्ञान नंबर 1, सैलरी तो बढ़ी है, फिर शिकायत क्यों? क्योंकि नॉमिनल सैलरी और परचेज पावर अलग है। 50,000 से 60,000 होना 20% ग्रोथ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग 25% बढ़ी तो रियल इनकम घट गई। ज्ञान नंबर 2, जिसको बेहतर सैलरी चाहिए वो स्किल बढ़ाए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि हर व्यक्ति स्किल अपग्रेड कर ले और हाई क्वालिटी जॉब्स उतनी संख्या में न बने, तो सभी की सैलरी नहीं बढ़ सकती। यह केवल सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं है, यह जॉब डिमांड प्रॉब्लम भी है। ज्ञान नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इसलिए लेबर मार्केट ठीक है। कम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस और इनफॉर्मेलिटी मौजूद हो सकते हैं। ज्ञान नंबर 4, इन्फ्लेशन अब कम हो गई है। इन्फ्लेशन कम हुई है, प्राइसेस सामान्यतः पुराने स्तर पर वापस नहीं गई। ज्ञान नंबर 5, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इसलिए सैलरी बढ़ेगी। एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी गेन वर्कर, कंज्यूमर और कैपिटल ओनर के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इंस्टीट्यूशंस और बार्गेनिंग पावर तय करेंगे। टेक्नोलॉजी अपने आप इक्विटेबल वेजेस निश्चित नहीं करता। अब सबसे जरूरी सवाल, समाधान क्या है? केवल गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट इंक्रीमेंट नहीं। हमें यह समझना होगा कि इस क्राइसिस का कोई एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। पहला समाधान, एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम को मेजर किया जाए। हमें केवल यह नहीं जानना चाहिए कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, हमें नियमित रूप से यह भी जानना चाहिए ऑक्यूपेशन वाइज रियल अर्निंग्स, कितने दिन काम मिला, मीडियन सैलरी, न्यू हायर वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट वर्कर वेज गैप, हाउसहोल्ड डिस्पोजेबल इनकम। एवरेज सैलरी कई बार मिसलीडिंग होती है, क्योंकि कुछ हाई अर्नर्स पूरी एवरेज को ऊपर खींच सकते हैं। मीडियन इनकम ज्यादा वास्तविक तस्वीर बताती है। दूसरा समाधान, मिनिमम वेज को इन्फ्लेशन से ऑटोमेटिकली लिंक किया जाए। मिनिमम वेज रिवीजन राजनीतिक या प्रशासनिक डिले पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन, बेसिक हाउसहोल्ड नीड्स, रीजन, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्टिविटी सभी को शामिल किया जाए। और वेज अनाउंस करना पर्याप्त नहीं, इन्फोर्समेंट क्वालिटी जरूरी है। तीसरा समाधान, सोशल सिक्योरिटी को जॉब से अलग और पोर्टेबल बनाया जाए। गिग वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को नौकरी बदलते ही सोशल प्रोटेक्शन नहीं खोनी चाहिए।
हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पोर्टेबल होने चाहिए। इससे वर्कर किसी भी खराब एम्प्लॉयर को छोड़ने का रिस्क उठा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कोई बार्गेनिंग पावर भी देती है। चौथा समाधान, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस। सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की घोषणा पर्याप्त नहीं है। देखना होगा कि प्रति 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कितने सस्टेनेबल जॉब्स पैदा करता है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, केयर इकोनॉमी, एफोर्डेबल हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पांचवां समाधान, व्हाइट कॉलर वेज ट्रांसपेरेंसी। कंपनीज को हर इंडिविजुअल सैलरी पब्लिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑक्यूपेशन और जेंडर के अनुसार पे बैंड्स, मीडियन इंक्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट गैप्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी से इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कम हो सकती है। छठा समाधान, री-स्किलिंग को एम्प्लॉयर डिमांड से जोड़ना होगा। सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने से वेज नहीं बढ़ती। ट्रेनिंग तभी उपयोगी है जब कोर्स इंडस्ट्री के साथ बनाया गया हो, अप्रेंटिसशिप मिले, प्लेसमेंट अकाउंटेबिलिटी हो और एक्वायर्ड स्किल की मार्केट डिमांड हो। सातवां समाधान, पब्लिक सर्विसेज से रियल इनकम बढ़ाई जा सकती है। सरकार हर सैलरी तय नहीं कर सकती, लेकिन एफोर्डेबल हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, चाइल्ड केयर ये सब अवेलेबल कराकर हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा सकती है। यदि परिवार को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल पर भारी खर्च न करना पड़े, तो उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी की परचेजिंग पावर अपने आप बढ़ जाती है। आठवां समाधान, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मॉडर्न मॉडल। ट्रेडिशनल यूनियन केवल फैक्ट्री गेट तक सीमित नहीं रह सकती। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल्स के लिए सेक्टर लेवल बार्गेनिंग और वर्कर एसोसिएशंस के नए मॉडल चाहिए। रिकवरी सिर्फ तब नहीं होती जब नौकरी पास आए। सही मायनों में रिकवरी तब होती है जब जीवन वापस आए। हमारी कहानी का पात्र राजेश आज भी लेबर चौक पर जाता है। आकाश आज भी हर महीने सैलरी क्रेडिट का मैसेज देखता है। एक का इनकम डेली है, दूसरे का मंथली। एक का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरे का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। लेकिन दोनों के सामने सवाल एक ही है, क्या मेरी मेहनत मुझे पिछले वर्ष से बेहतर जीवन दे रही है? यदि जवाब लगातार नहीं है, तो हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ के बावजूद हाउस होल्ड इकोनॉमी संकट में है। पैंडेमिक ने एम्प्लॉयमेंट को तोड़ा, इन्फ्लेशन ने परचेजिंग पावर को और वीक बार्गेनिंग पावर ने रिकवरी को धीमा कर दिया। इसलिए वेज रिकवरी का मतलब केवल यह नहीं है कि आज की सैलरी 2019 से कितनी ज्यादा है। असली रिकवरी तब होगी जब इनकम क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन को पार करे, पैंडेमिक में खोई हुई करियर ट्रैजेक्टरी की भरपाई हो, काम नियमित हो, सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध हो और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का एक न्याय संगत हिस्सा वर्कर तक पहुंचे। क्योंकि आखिरकार इकोनॉमी का उद्देश्य केवल ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना नहीं है। इकोनॉमी का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो व्यक्ति वो सामान बनाता है, बेचता है, डिलीवर करता है, उसका हिसाब रखता है और उसका सॉफ्टवेयर चलाता है, वो भी पहले से बेहतर जीवन जी सके। और यदि जीडीपी बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन लेबर इनकम और सैलरीड परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही, तो समस्या लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं है। समस्या उस इकोनॉमिक रिकवरी के डिजाइन में है जिसमें इकोनॉमी तो आगे निकल गई, लेकिन वर्कर पीछे छूट गया। और हम तो ऐसे पीछे छूट गए लोगों की आवाज उठाते ही रहेंगे। शुक्रिया।